अमर बेल। अलीज़े अपना बैग उठाकर सालिया के पीछे पीछे ही बाहर निकल आई। बाहर पार्किंग तक आते हुए वो मुकम्मल तौर पर ज़हनी तौर पर माऊफ थी। सालिया के मुंह से निकले हुए जुमले उसके जहन में गूंज रहे थे और उसे उन पर यकीन नहीं आ रहा था। उसे याद नहीं उसने गाड़ी किस तरह पार्किंग से निकाली थी। सिग्नल पर गाड़ी रोके वो इस वक्त होश में आई जब किसी ने उसकी खिड़की के शीशे पर बड़े ज़ोर से हाथ मारा। वो यकदम चौंक कर जैसे अपने इर्द गिर्द के माहौल में वापस आ गई। वो एक आदमी था जो अब खुशमगीन नज़रों से उसे देख रहा था और उसके पीछे बुरी तरह बजने वाले हॉर्न का शोर था। उसने गड़बड़ा कर गाड़ी आगे बढ़ा दी। स्टीयरिंग बार बार उसके हाथों से निकल रहा था। उसे यकदम खौफ महसूस हुआ कि गाड़ी कहीं न कहीं टकरा जाएगी। स्पीड हल्की करते हुए उसने ज़मीन पर गाड़ी दौड़ाते हुए मेन रोड से एक जैली सड़क पर गाड़ी मोड़ दी और फिर उसे सड़क के किनारे रोक दिया। क्या ये लोग मेरे बारे में इतनी बड़ी बात कह सकते हैं? उसने जैसे अपने आप से पूछा। क्या ये लोग मुझे इस तरह स्कैंडलाइज कर सकते हैं? वो अब भी जैसे बेयकीनी का शिकार थी। क्या खुद को बचाने के लिए ये इस तरह मेरी कुर्बानी दे सकते हैं? क्या मुझे इस तरह उसने अपने इर्द गिर्द बेतहाशा घुटन महसूस की। क्या उमर भी इस तरह कर सकता है? उसे अपना सवाल एक मजाक लगा। मैंने किसको सब कुछ बताया? जस्टिस नियाज़ को? सारे पर्दे यकदम उठने लगे थे। या फिर मैं तो उनसे बात भी नहीं कर सकी होंगी। क्या इसीलिए वो मेरे मुंह से पूरा वाक़या सुनकर भी इस तरह पुरसुकून थे? मुझे इस वक्त ये रद्द-ए-अमल मसनूई क्यों नहीं लगा? वो अब इस वाक़े और उसके बाद जस्टिस नियाज़ के साथ होने वाली अपनी पूरी गुफ्तगू को याद करने की कोशिश करती रही। ये लोग पहले ही पूरा इंतज़ाम कर चुके थे कि मेरा रब्ता जस्टिस नियाज़ से ना हो, इसीलिए उमर ने इतनी बेखौफी से मुझे जस्टिस नियाज़ से बात करने के लिए कह दिया क्योंकि वो अलीज़ा ने होंठ भींच लिए और घर पर वो हमला, मेरे खुदा, वो भी जाली था, सिर्फ मुझे खौफज़दा करने के लिए, मुझे धोखा देने के लिए। इसीलिए वो लोग अंदर नहीं आए, इसीलिए ये दोनों वहाँ पहुँच गए थे। और किस किस को पता था ये सब कुछ? क्या नन्नू को भी? गमो गुस्से से उसकी हालत पूरी तरह बुरी हो रही थी। और मैं उमर को क्या समझ रही थी? अपना निजात दहिंदा। और वो हकीकत में क्या था? बल्कि ये सब ही क्या था? वो विंड स्क्रीन से नज़र आने वाली सड़क को घूर रही थी और मुझे मुझे कभी उन पर शक तक नहीं हुआ कि ये मेरे साथ कोई गेम कर रहे हैं। इस कदर अंधा एतमाद। उसकी आंखों में अब नमी उतरने लगी। वाकई वाकई दुनिया में कोई मुझ जितना अहमक नहीं हो सकता, बल्कि मेरे अलावा दुनिया में कोई अहमक है ही नहीं। उसने बड़बड़ाते हुए अपनी आंखें साफ की और गाड़ी को स्टार्ट करने लगी। और अब ये एक बार फिर जुनैद के ज़रिए मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब नहीं और नहीं। तुम भाड़ में जाओ उमर। मैं वाकई चाहती हूँ कि तुम्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए, और सिर्फ तुम्हें नहीं, बारी बारी सबको। गाड़ी ड्राइव करते हुए उसकी आंखें एक बार फिर धुंधला रही थीं। शाम को 6 बजे वो अपने घर में दाखिल हुई और अंदर दाखिल होते ही उसने पोर्च में जुनैद की गाड़ी देख ली। बेइख्तियार उसका दिल चाहा वो वहीं से वापस पलट जाए। इस वक्त इस मूड के साथ वो उसका सामना नहीं करना चाहती थी। वो लाउंज में नन्नू के साथ मौजूद था और चाय पीने में मसरूफ़ था। जब वो लाउंज में दाखिल हुई, रस्मी सी अलग सेलेक्ट करने के बाद वो जुनैद की मुसालिहाना मुस्कुराहट को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए अपने कमरे में चली गई। मुझे लगता है उसका मूड अभी भी ऑफ है, जुनैद ने उसे लाउंज से निकलते देखकर कहा। मूड तो उसका सुबह से ही ऐसा है। ठहरो, मैं उसे बुलाती हूँ, नानू ने चाय का कप रखते हुए कहा। आप बैठें, मैं खुद देख लेता हूँ। जुनैद अपनी जगह से उठ गया। वो जिस वक्त दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आया, वो अपने घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बेड पर बैठी हुई थी। उसे जुनैद के इस तरह अपने पीछे आ जाने की तवक्को नहीं थी, मगर जब उसने उसे अंदर आते देखा तो सिर्फ सर झटक कर रह गई। मैं बैठ जाऊं? जुनैद ने अंदर आते ही उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। ज़रूर। जुनैद कुर्सी खींचकर बेड से कुछ फासले पर बैठ गया। कुछ देर कमरा में खामोशी रही। शायद वो बात शुरू करने के लिए कुछ लफ्ज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। फिर जैसे वो इसमें नाकाम हो गया, एक गहरी सांस लेते हुए उसने कहा,
अब ये तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। अलीज़ा ने सर उठाकर उसे देखा। जुनैद ने उसकी सवालिया नज़रों को देखते हुए कहा, मैं मदद करने आया था। किस लिए? कल कुछ अच्छा नहीं किया मैंने। आमतौर पर ऐसा करता तो नहीं, मगर वो सोच सोच कर बोलते हुए जैसे अफसोस का इजहार कर रहा था। इसकी ज़रूरत नहीं है, अलीज़ा ने कहा। अच्छा, जुनैद ने कंधे उचकाते हुए कहा, मेरा ख्याल था इसकी ज़रूरत होगी। आफ्टर ऑल तुम मुझसे नाराज़ थी। मैं नाराज़ थी? मेरा ख्याल है आप नाराज़ थे। अलीज़ा उसकी बात के जवाब में कहने लगी, मैं नाराज़ था? सच बताऊं? वो बात करते करते रुका। मैं वाकई कुछ नाराज़ था, मगर वो आर्जी तौर पर। मैंने बाद में घर जाकर सोचा, तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और अब मैं यहाँ हूँ। उसका चेहरा देखते हुए चंद लम्हों के लिए अलीज़ा की कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहा था। एक बार फिर उसके जहन में कुछ देर पहले सालिहा के साथ होने वाली गुफ्तगू गूंजने लगी। जुनैद ने अपनी बात ख़त्म होने पर भी उसे अपनी तरफ खामोशी से देखते पाया। तुम कुछ कहोगी नहीं? उसने अलीज़ा से कहा। वो फिर भी उसे इसी तरह देखती रही और तभी जुनैद को एहसास हुआ कि वो इस वक्त गायब दिमाग थी और शायद उसे देखते हुए भी कहीं और थी। अलीज़ा, उसने बुलंद आवाज़ में उसे पुकारा। वो एकदम बड़बड़ा कर चौंकी। क्या? तुम मेरी बात सुन रही हो? हाँ, मैं आपसे कह रही हूँ ना कि माजरत की ज़रूरत नहीं। नहीं, तुम मुझे ये बता रही थी कि तुम नहीं, मैं तुमसे नाराज़ था। जुनैद ने उसे याद दिलाया। अलीज़ा ने आंखें बंद कर लीं। तुम्हारी तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक है। आप चाय पियेंगे? वो एकदम बेड से उतरने लगी। जुनैद ने नरमी से उसका हाथ पकड़ लिया। मैं चाय पी चुका हूँ। जिस वक्त तुम आई मैं चाय ही पी रहा था। तुम परेशान हो? उसने नरमी से पूछा। अलीज़ा ने सर नहीं उठाया। वो उसके हाथ में मौजूद अपने हाथ को देखती रही। अलीज़ा, जुनैद ने एक बार फिर उसे मुखातिब किया, आपको कभी ज़िंदगी बुरी लगी है? उसने यकदम सर उठाकर जुनैद से पूछा। वो हैरान होकर उसका मुंह देखने लगा। मैं क्या जवाब दूँ तुम्हारी इस बात का? वो ना समझने वाले अंदाज में बेचारगी से हंसा। कभी ज़िंदगी बुरी नहीं लगी? अलीज़ा ने एक बार फिर उसी लहजे में पूछा। तुम्हें लगी है? जुनैद उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उससे पूछने लगा। मुझे तो हर वक्त लगती है और आज तो बहुत ही बुरी लग रही है। वो बड़बड़ाई। मेरी वजह से? जुनैद एकदम संजीदा हो गया। नहीं, आपकी वजह से नहीं, अपनी वजह से। दूसरों की वजह से तो। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तुम्हें कोई बात परेशान कर रही है? जुनैद ने उसे दोबारा पूछा। आपने मुझे फ़ोन नहीं किया? अलीज़ा ने यकदम मौजू बदल दिया। जुनैद ने एक गहरा सांस लिया। तुम्हें ये बात परेशान कर रही थी, इस वजह से इतनी डिस्टर्ब हो? जुनैद ने कदरे हैरान होकर कहा। हाँ, मैं इंतज़ार करती रही थी आपकी फ़ोन कॉल का। इतनी सी बात को इतना सीरियस ले रही थी तुम? मैं तो परेशान हो गया था। जुनैद ने जैसे सुकून का सांस लिया। बल्कि मैं तो तुम्हारा चेहरा देखकर डर गया था। मुझे नहीं पता था कि फ़ोन ना करने पर मैंने तो इसलिए फ़ोन नहीं किया था कि तुम्हारा मूड ऑफ था। कुछ मैं भी नाराज़ था। मैंने सोचा आखिर क्या बात करूँगा मैं फ़ोन पर। आज सुबह भी मेरा मूड ऐसा ही था। वो अब वजाहतें दे रहा था। मैंने 2-3 बार चाहा कि तुम्हें कॉल कर लूँ, मगर बस फिर तुमने भी तो मुझे कॉल नहीं की। बल्कि मेरा ख्याल है अगर मैं यहाँ न आता तो तुम खुद तो कभी मुझे कॉल ना करती। वो अब शिकायत कर रहा था। आप ये कैसे कह सकते हैं? ऐसे ही मेरा ख्याल है। आपका ख्याल गलत है। अगर आप मुझे कॉल नहीं करते तो मैं खुद आपको कॉल कर लेती। मैं इक्वेस्टिक नहीं हूँ और मैं राई का पहाड़ नहीं बनाती। मगर कल तो बड़े धड़ल्ले से तुमने कहा था कि मैं चाहूँ तो तुम्हारी फैमिली से रिश्ता ख़त्म कर लूँ। जुनैद ने मुस्कुराते हुए उसे जताया। आपको इस बात पर गुस्सा आया था? ये गुस्सा दिलाने वाली बात थी। जुनैद ने अपने लफ्ज़ों पर जोर देते हुए कहा। आपने भी एक गुस्सा दिलाने वाली बात की थी। अलीज़ा ने उसे याद दिलाया। वो सालिहा वाली बात। फॉरगेट अबाउट इट। मैंने कल तुमसे झगड़े के बाद ये तय किया था कि आइंदा कम से कम मैं तुम्हारे ऐसे किसी काम में दखल अंदाजी नहीं करूँगा। जुनैद ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा। वो वाकई अहमकाना बात थी। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मेरा वाकई इस मामले के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं बनता। मेरा न तुम्हारा। ये सालिहा का मसला है। बेहतर है वो खुद ही उसे निपटाए। जुनैद लापरवाही से कहता गया। अलीज़ा ने गैर महसूस तौर पर अपने कंधों से जैसे कोई बोझ हटता महसूस किया।
बहरहाल ऐसी छोटी छोटी बातों को तुम अपने असाब पर सवार मत किया करो। वैसे भी अभी तो हम दोनों के दरमियान खासे झगड़े बाकी हैं, वो खुशगवार लहजे में मुस्कुराते हुए कह रहा था। हालांकि तुमसे झगड़ना कोई ज़्यादा मुनासिब बात नहीं है और ना ही कोई बहुत खुशगवार किस्म का तजर्बा साबित हुआ है मेरे लिए। मैं खुद भी कल रात और आज सारा दिन खासा डिस्टर्ब रहा हूँ, लेकिन कभी कभी रूटीन से हट कर भी कोई काम करना चाहिए ना। वो अब बड़ी संजीदगी से उसकी राय मांग रहा था। अलीज़ा को कोई जवाब नहीं सूझा। उसने कंधे उचका दिए। बाहर चलते हैं, खाना खाते हैं, किसी मार्केट में फिरते हैं, कुछ विंडो शॉपिंग करते हैं। अच्छा प्रोग्राम है, वो कुर्सी से खड़ा होते हुए बोला। वो चंद मिनटों में उसे उसके डिप्रेशन से बाहर ले आया था। वो कोशिश के बावजूद कुछ देर पहले की कैफियत को महसूस नहीं कर पा रही थी। मैं कपड़े चेंज कर लूँ? वो भी बेड से उठ गई। छोड़िए जनाब, तकल्लुफ़ ना करें, आप इस तरह ज़्यादा अच्छी लग रही हैं। जुनैद ने उसे रोक दिया। अच्छा बाल बना लूँ? उसे तामुल हुआ। ज़रूरत नहीं, बाल ठीक हैं, मुझे मुंह तो धो लेने दें। हाँ ये आप ज़रूर कर सकती हैं, लेकिन 60 सेकंड से ज़्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए इसमें। वो अपनी घड़ी देखते हुए बोला। अलीज़ा को चेहरा धोते वाक़तन सिर्फ 1 मिनट लगा। बर्क रफ्तारी से चेहरे पर पानी के छपाके मारती वो 1 मिनट में वॉशरूम से बाहर आ गई थी। जुनैद ने उसे बाहर आते देखकर उसका बैग उठा लिया। मैं अब आपके इंतज़ार में हूँ, बस अब आप आ जाएं। खासा इंतज़ार किया मैंने आपका। अलीज़ा ने हैरानी से उसका चेहरा देखा। खासा इंतज़ार? वो बेख्तियार मुस्कुराया। रात 10 बजे तक वो दोनों बाहर रहे, फिर वो उसे घर छोड़ने आया। कोरज में गाड़ी रोककर उसके उतरने से पहले जुनैद ने कहा, तुम जानती हो किसी भी ताल्लुक़ को क्या चीज़ मजबूत बनाती है? वो उसके सवाल पर उसका मुंह देखने लगी। वो अब बेहद संजीदा नजर आ रहा था, कुछ देर पहले के जुनैद से बिल्कुल बरअक्स, कि जो चीज़ परेशान कुन बन जाए उसे किसी शख्स के साथ शेयर कर लिया जाए, जिससे आपको थोड़ी बहुत मोहब्बत हो या थोड़ा बहुत उन्स हो या थोड़ा बहुत अच्छा लगता हो। वो मध्यम मगर मुस्तहकम आवाज़ में कह रहा था। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता कि तुम हर बात मुझसे शेयर करो। शायद कोई भी हर बात दूसरों से शेयर नहीं करता, मगर जो बात तुम मुझसे या किसी दूसरे से शेयर नहीं कर सकती उसे अपने जहन से निकाल दो। तुम्हें अगर किसी चीज़ से तकलीफ़ होगी तो मुझे भी होगी, इसलिए किसी भी चीज़ को अपने लिए रिश्ता हुआ नासूर मत बनाओ। तुम्हारी ज़िंदगी बेकार है, न तुम्हारे पास इतना फालतू वक्त है कि तुम उसे रोने धोने में ज़ाया कर सको। वो दम बखुद उसे देखती रही। मुझे मेरे घर को, मेरी फैमिली को, अलीज़ा सिकंदर की बहुत ज़रूरत है। तुम हमारा हिस्सा हो और तुमको ये बात हर वक्त याद होनी चाहिए। वो बिल्कुल साकित थी। तो जो चीज़ भी तुम्हें आज परेशान कर रही है उसे अपने जहन से निकाल दो। खाना तुम खा चुकी हो, अपने बेडरूम में जाओ, सुबह के लिए कपड़े निकालो, टीवी देख लो कुछ देर या फिर कुछ किताब पढ़ो, ऑफिस का कोई काम हो तो वो करो और उसके बाद इत्मीनान से सो जाओ बगैर रोए धोए। खुदा हाफिज़। वो अपनी बात के इख्तिताम पर मुस्कुराया। वो मुस्कुरा नहीं सकी। गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर वो नीचे उतर आई। लाउंज का दरवाज़ा खुलते हुए उसने पलट कर उसे देखा। वो उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं था, बल्कि गाड़ी रिवर्स कर रहा था। उसे जुनैद की जहानत में कभी भी कोई शुबा नहीं रहा था, लेकिन आज तो वो जानता था कि उससे होने वाला झगड़ा उन्हें कोई और बात मुझे परेशान कर रही थी। और उसने अंदर जाते हुए सोचा। किसी मामूल की तरह वो अपने कमरे में गई और लाशौरी तौर पर जुनैद की हिदायत पर अमल करती चली गई। 1 घंटे के बाद गनुदगी के आलम में उसने सोचा, और मेरा ख्याल था मैं आज रात सो नहीं पाऊंगी। अगले रोज़ बड़े हशाश बशाश मूड में नाश्ते की मेज़ पर आई। नानों के साथ बातें करते हुए वो नाश्ता कर रही थी जब उसने अखबार भी देखना शुरू कर दिया। एक सफ़े पर नज़र दौड़ाते ही वो एकदम ठिठक गई। सालिहा परवेज़ का एक और आर्टिकल उसके सामने था। मौजू इस बार भी उमर जहांगीर ही था, मगर डिस्कस की जाने वाली चीज़ चंद हफ्ते पहले होने वाले एक पुलिस मुकाबला था जिसमें एक बदनाम ज़माना इश्तहारी मुजरिम को मारा गया था। सालिहा ने अपने आर्टिकल में सबूत के साथ साबित किया था कि वो पुलिस मुकाबला जाली था। वो मुजरिम 10 दिन पुलिस की हिरासत में रहा था और पुलिस ने तशद्दुद के ज़रिए उसे खासी लंबी चौड़ी मालूमात भी हासिल की थीं, जिनकी मदद से उन्होंने चंद और मुलज़िमानों को भी इस तरह पकड़ा था। उसके आर्टिकल में इंसानी हकूक़ के लिए काम करने वाली चंद तंजीमों के अहदेदारों की तरफ से उमर जहांगीर के इक़दामात की मज़म्मत और उसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया था। मुजरिम भी बुनियादी इंसानी हकूक़ रखते हैं
के उन्वान से लिखा गया आर्टिकल बहुत मौसर अंदाज में लिखा गया था। अलीज़ा ने अखबार रख दिया। उसकी भूख यकदम गायब हो गई। सालिहा ने इस बार उससे जिक्र नहीं किया था कि वो उमर जहांगीर पर एक और आर्टिकल लिख रही है। यह वो आर्टिकल आज ही छपने वाला था। अलीज़ा के लिए वो आर्टिकल यकीनन एक शॉकिंग सरप्राइज़ के तौर पर आया था। तुमने नाश्ता क्यों छोड़ दिया? नोनो ने उसे खड़े होते हुए देखकर कहा। बस मुझे इतनी ही भूख थी, उसने बेदिली से कहा। कम से कम चाय तो पी लो, नोनो ने एक बार फिर इसरार किया। दिल नहीं चाह रहा। वो अपना बैग उठाकर लॉन्ज से निकल आई। ऑफिस में दाखिल होते ही सालिहा से उसका सामना हो गया। वो भी उसी वक्त ऑफिस आ रही थी। अलीज़ा ने उससे आर्टिकल के बारे में कोई बात नहीं की। वो जानती थी सालिहा खुद ही उसे आर्टिकल के बारे में बता देगी, और ऐसा ही हुआ। वो अलीज़ा के साथ ही उसके ऑफिस में आ गई और अंदर आते ही उसने कहा, तुमने मेरा आज का आर्टिकल पढ़ा? हाँ, सुबह नाश्ता करते हुए मैंने देखा था, अलीज़ा ने सरसरी से अंदाज में कहा। कैसा लगा तुम्हें? अच्छा था। उसके बारे में भी तुम्हें मालूमात ज़ैनुल अब्दीन ने ही फराहम की हैं। तो और कौन मुझे ये सारी मालूमात दे सकता है? किसी दूसरे बंदे के पास मालूमात का ये ढेर हो सकता है? सालिहा ने तहसीन अमेज़ अंदाज में कहा। इससे पहले कि अलीज़ा उसे कोई जवाब देती, फ़ोन की घंटी बजने लगी। उसने रिसीवर उठा लिया। मिस सालिहा परवेज़ आपके कमरे में हैं? ऑपरेटर पूछ रहा था। हाँ, अलीज़ा ने सालिहा पर एक नज़र डालते हुए कहा। उनकी कॉल है, यहीं डायरेक्ट कर दो, वो मेरे कमरे में ही बात कर लेगी। फ़ोन किसका है? उसने ऑपरेटर को हिदायत देते हुए सरसरी से अंदाज में पूछा। उमर जहांगीर साहब का, ऑपरेटर ने उसका ओहदा बताया। वो किससे बात करना चाहते हैं? अलीज़ा ने यकदम दम बखुद होकर ऑपरेटर से पूछा। मिस सालिहा परवेज़ से। अलीज़ा ने मज़ीद कुछ कहे बगैर रिसीवर सालिहा की तरफ बढ़ा दिया। किसका फ़ोन है? सालिहा ने कदरे लापरवाही से उससे रिसीवर लिया। उमर जहांगीर का। सालिहा चौंक गई। उमर जहांगीर का? मुझसे बात करना चाहते हैं वो? अलीज़ा ने इस बात में सर हिला दिया। सालिहा ने रिसीवर पकड़कर फ़ोन का स्पीकर ऑन किया और रिसीवर को दोबारा क्रैडल पर रख दिया। उसके साथ होने वाली गुफ्तगू अब दोनों सुन सकती थी। कुछ देर बाद वो लाइन पर था। उमर जहांगीर ने किसी तमहीद या अदब अदाब को बालाए ताक रखते हुए उससे कहा, मैं कौन बात कर रहा हूँ? ये तो ऑपरेटर ने आपको बता ही दिया होगा। फ़ोन मैंने आपको इसलिए किया ताकि ये जान सकूं कि जो बकवास आप शाया कर रही हैं वो किस लिए कर रही हैं। उसका लहजा सर्द और करखत था। आप किस बकवास की बात कर रहे हैं? मैं तो रोज़ बहुत सी बकवास लिखती और शाया करती हूँ, सालिहा ने लापरवाही वाले अंदाज में कहा। मैं इस गटर स्टफ़ की बात कर रहा हूँ जो आप मेरे बारे में लिख रही हैं। इससे पहले उसने तंदुरुस्त आवाज़ में सालिहा से कहा, मुझे अफसोस हो रहा है कि आप सच को गटर स्टफ़ करार दे रहे हैं। सालिहा ने कहा, आप अपने सच को अपने पास रखें और दूसरों के बारे में ज़बान खोलने या कलम उठाने से पहले 10 बार सोच लें। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम ही सच लिखना है। अब अगर सच लिखने से किसी को तकलीफ़ होती है तो मैं क्या कर सकती हूँ? आप जैसे थर्ड क्लास जर्नलिज़्म करने वाले जर्नलिस्ट और उनके सच को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और आपके ढोंगों और फरेबों से भी वाकिफ़ हूँ। कम से कम मेरे सामने ये पारसाई और सच्चाई का चोला पहनने की ज़रूरत नहीं है। सालिहा का चेहरा सुर्ख हो गया। आपको अगर मेरे किसी आर्टिकल पर एतराज़ है तो मुझे उसकी परवाह नहीं, मैं वही लिखूँगी जो मैं चाहूँगी। इस पर सालिहा ने भी तंदुरुस्त लहजे में कहा, मैं आपको और आपके अखबार को कोर्ट में लेकर जाऊँगा। कोर्ट खुले हैं, जब आपका दिल चाहे ले जाएं। क्या यही इतला देने के लिए आपने मुझे फ़ोन किया है? सालिहा ने तंज़िया लहजे में कहा, नहीं, मैंने आपको ये इतला देने के लिए फ़ोन नहीं किया। ऐसे कामों के लिए इतला की ज़रूरत नहीं होती। वो इसी तरह करखत लहजे में बोलता गया। मैं फ़ोन करके सिर्फ ये देखना चाहता था कि आप हमाकत की कौन सी सीढ़ी पर तशरीफ़ फरमा हैं, और ये भी चाहता था कि आप अपने काबिल एहतराम इन्फॉर्मर को ये इतला दे दें कि ऐसी हरकतों से वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किसकी बात कर रहे हैं आप? ज़ैनुल आबदीन की बात कर रहा हूँ। वही आपका ज़रिए मालूमात बना हुआ है ना? अलीज़ा को सालिहा के चेहरे पर बेतहाशा हैरत नजर आई। ज़ैनुल आबदीन ने मुझे कोई मालूमात नहीं पहुँचाई। ये बात आप कोर्ट में खड़े होकर बताइएगा, वहाँ ज़रूरत पड़ेगी आपके इस बयान हल्फी की, वो तुर्श लहजे में कह रहा था। मैं आपकी ऐसी धमकियों से खौफज़दा नहीं होने वाली, सालिहा ने कदरे अखड़ लहजे में कहा। धमकियाँ कौन दे रहा है आपको? इतना वक्त किसके पास है मैडम? मैं आपको अपने लीगल राइट्स के बारे में बता रहा हूँ, उसने दूसरी तरफ से तंज़िया अंदाज में कहा।
اور آپ کو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ اپنے ڈیسک پر بیٹھ کر گوسپ مونگرنگ کریں اور اگلے دن اخبار میں چھپوا دیں۔ اللہ اللہ، خیر صلاح، کسی کی جان جائے یا عزت، آپ کو اس سے کیا؟ میں کوئی گوسپ مونگرنگ نہیں کرتی۔ جو بات اپنے آرٹیکل میں کہتی ہوں اس کا ثبوت ہوتا ہے میرے پاس، کریڈیبلٹی رکھتی ہوں۔ خواب میں آنے والی چیزوں کو نہیں لکھ دیتی۔ آپ کو مزید ثبوت چاہیے تو آپ یہاں اخبار کے دفتر میں تشریف لائیں یا پھر کورٹ میں۔ تو آپ جا ہی رہے ہیں، کورٹ میں پیش کر دوں گی سارے ثبوت۔ عمر دوسری طرف اس کی بات پر مزید مشتعل ہوا تھا۔ تم اور تم جیسے جرنلسٹ اور ان کی کریڈیبلٹی، تم لوگ ہیڈ لائن مافیا ہوتے ہو۔ ساری زندگی تم لوگ ایک چھوٹی سی خبر کو مرچ مسالہ لگانے میں گزار دیتے ہو۔ شاید ہر رات تم لوگ یہی خواب دیکھتے ہوئے سوتے ہو کہ اگلے دن تمہاری دی ہوئی کوئی خبر آرٹیکل ملک میں طوفان اٹھا دے۔ راتوں رات شہرت مل جانے کی خواہش میں تم لوگ جھوٹ کے پلندے اکٹھے کرتے رہتے ہو اور پھر انہیں ٹھوس ثبوت کا ٹیگ پہنا دیتے ہو۔ صالحہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ اور تم لوگ کیا کرتے ہو؟ لوگوں کو گھروں سے اٹھا اٹھا کر جعلی پولیس مقابلوں میں مارتے ہو، رشوت کا پیسہ اکٹھا کرتے ہو، اس پر عیش کرتے ہو۔ دوسری طرف سے عمر کے ہنسنے کی آواز آئی۔ عیش؟ کون سا عیش؟ آپ جیسے لوگوں سے گالیاں کھانا عیش؟ میں آپ سے… دوسری طرف سے عمر نے اس کی بات کاٹ دی۔ میرے بارے میں اب اخبار میں کچھ اور شائع نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ کو اور آپ کے اخبار کو اس کی بڑی قیمت چکانا پڑے گی۔ اس سے پہلے کہ صالحہ کچھ کہتی، دوسری طرف سے لائن منقطع کر دی گئی۔ صالحہ نے برہمی سے میز پر اپنا ہاتھ مارا۔ تم اس شخص کا انداز دیکھو، کون کہے گا یہ سول سرونٹ ہے اور یہ لوگ نکلتے ہیں عوام کو نظم و ضبط سکھانے۔ مائی فٹ! اس نے غصے کے عالم میں میز پر ایک بار پھر ہاتھ مارا۔ اب تم دیکھنا میں اس کے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ اس کی ساری گفتگو کو اخبار میں شائع نہ کیا تو پھر کہنا، بلکہ اس کال کی ایک ریکارڈنگ ہوم آفس کو بھی بھجواؤں گی۔ عمر جہانگیر اپنے آپ کو آخر سمجھتا کیا ہے؟ علیزہ چپ چاپ صالحہ کو مشتعل ہوتے دیکھتی رہی۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ علیزہ نے کچھ دیر صالحہ کو جھجک کر چپ ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ کس کا فائدہ کیا ہوگا؟ صالحہ نے یکدم رک کر اس سے پوچھا۔ عمر اور اپنی گفتگو کو اخبار میں شائع کرنے کا۔ میں عمر جہانگیر کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں اس سے خوفزدہ نہیں ہوں۔ علیزہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ جان کر عمر جہانگیر کی صحت پر کیا فرق پڑے گا کہ تم اس سے خوفزدہ نہیں ہو؟ اگلی بار وہ مجھے فون کرنے کی جرات تو نہیں کرے گا۔ تمہارا خیال ہے یہ گفتگو شائع ہونے سے وہ ڈر جائے گا؟ علیزہ نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ ڈر جائے گا؟ وہ ڈر گیا ہے، ورنہ مجھے فون کبھی نہ کرتا۔ صالحہ نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اور وہ بھی یہاں آفس میں۔ علیزہ نے ایک گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ اس کا دل چاہا وہ صالحہ سے کہے کہ عمر جہانگیر ایسی چھوٹی موٹی باتوں پر خوفزدہ ہونے والا شخص نہیں ہے۔ اس کی پشت پر موجود لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ ایسے چھوٹے موٹے اسکینڈلز پر پریشان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایسے اسکینڈلز اس کے کیریئر پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔